हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 3 के बारे में। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स। If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. First question is, निम्नलिखित में से कौन सा लीगल राइट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत? आपके विकल्प हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जुडिशियल रेमेडीज या राइट टू। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, राइट टू प्रॉपर्टी। स्पष्टीकरण: 44th अमेंडमेंट ने एलिमिनेट कर दिया था राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे। हालांकि इसे एक नया पार्ट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि आर्टिकल 300A, जिसके तहत जो पर्सन है वो प्रॉपर्टी से डिप्राइव भी कह सकता है बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में स्टार्टिंग से 6 प्रोविजंस को डाला गया था, सॉरी 7 प्रोविजंस को डाला गया था। यहाँ पे सबसे पहला था राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद था राइट टू मूवमेंट, फिर राइट टू एसोसिएशन, फिर राइट टू असेंबल, फिर राइट टू रेसिडेंस, और फिर आता है हमारा राइट टू प्रोफेशन। और लास्ट में जो राइट हुआ करता था यहाँ पे वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के पास होने तक टोटल आर्टिकल 19 के अंदर 7 तरह की फ्रीडम्स या 7 तरह की फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो आखिरी वाला राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट, और इसको बना दिया गया एक लीगल राइट। ठीक, यानी जब भी फंडामेंटल राइट था तो लोगों के पास अधिकार था किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी का एक्वायर करना, होल्ड करना और डिस्पोज करना, और गवर्नमेंट इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं। तो बाद में इसको हटा के आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया गया, जिससे सरकार के पास पावर आ गई कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वो ले सकती है अगर जरूरत होती है। तो अभी करंट में सिर्फ आर्टिकल 19 में ये ही 6 राइट्स हैं। इसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू असेंबल है, राइट टू रेसिडेंस और राइट टू प्रोफेशन। राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं रहा। अगला प्रश्न है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया? विकल्प है 44th, 42nd, 43rd या 45th। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट। स्पष्टीकरण: जैसा कि हमने अभी देखा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो राइट था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, उसे फंडामेंटल राइट के तौर पे हटा दिया गया
और अभी ये सिर्फ एक लीगल राइट है, और वो भी किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 300A के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर प्रिसाइड कर सकता है? विकल्प हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन, सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे पार्लियामेंट के वो, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पष्टीकरण, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे वो प्रिसाइड करेंगे जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस के ऊपर, और जॉइंट सेशन को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, यदि हम बात करें किसी भी बिल के बारे में, जो पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है जहां पे जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, तो मेनली ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। 4 तरह के बिल होते हैं पार्लियामेंट के जो लाए जाते हैं: ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले बिल, मनी बिल, और फाइनेंशियल बिल। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में आपके 4 स्टेप्स करे जाते हैं। सबसे पहला होता है जनरल रीडिंग, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिल के बारे में बताया जाता है। फिर आता है हमारा स्क्रूटिनी। थर्ड आता है हमारा वोटिंग, और फोर्थ आता है हमारा अनदर हाउस, और पांचवा जो स्टेप होता है वो होता है प्रेसिडेंट कंसेंट। जनरल रीडिंग में बिल के अंदर जो जो प्रस्ताव रखे गए हैं या बिल किसके बारे में है वो बताया जाता है। स्क्रूटिनी में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो बिल को स्क्रूटिनाइज करती हैं कि बिल में जो प्रोविजन है वो किस किस चीज के रिलेटेड है, बाकी चीजें। उसके बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के आगे रखी जाती है और बिल पे वोटिंग होती है। अगर बिल इस हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में चला जाए, फिर वहां पे ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। और अगर बिल वहां से भी पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट कंसेंट उस बिल को दी जाती है, जिसके बाद वो बिल बन जाता है लेजिस्लेचर या एक्ट। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर बिल जो है वो अनदर हाउस में रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसे में इसे हम कहते हैं डेडलॉक सिचुएशन। यानी एक हाउस इस बिल को पास कर दे लेकिन दूसरा हाउस इस बिल को पास नहीं कर रहा है। फिर ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? जॉइंट सिटिंग को कॉल करते हैं, और जॉइंट सिटिंग के तहत दोनों हाउसेस के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और फिर से वोटिंग प्रोसेस और जनरल रीडिंग या फिर डिबेट जो है उस बिल पे वो की जाती है। ठीक। और अगर बिल अब पास नहीं हुआ तो बिल फेल हो जाएगा, लेकिन बिल पास हो गया तो फिर ये बिल आगे प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए भेजा जाता है। जॉइंट सिटिंग के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा को। यदि वो नहीं है तो फिर जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो प्रिसाइड करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो जो डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो प्रिसाइड करेंगे। यदि वो भी नहीं है तो फिर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो प्रिसाइड करेगा, जिसको पार्लियामेंट के मेंबर्स ही चुनकर देंगे। जो चेयरपर्सन होंगे लोकसभा के, सॉरी राज्यसभा के, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे जॉइंट सेशंस में। कारण, क्योंकि वो एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं किसके? हाउस के। वो हाउस के परमानेंट मेंबर नहीं होते, तो इसी वजह से उनको प्रिसाइडिंग पावर नहीं दी जाती है जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन
पार्लियामेंट पे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स रद्द किए जा सकते हैं निम्नलिखित आर्टिकल्स के तहत? विकल्प हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 33 या फिर आर्टिकल 90। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है आर्टिकल 33। स्पष्टीकरण, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को टू द मेंबर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, ताकि जो उनकी प्रॉपर ड्यूटी डिस्चार्ज है वो इंश्योर किया जा सके और डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने टर्म दिया था कि वो हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? विकल्प है आर्टिकल 356, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19। सही उत्तर देने हेतु आपके पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी आर्टिकल 32। सॉल्यूशन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला था और बोला था कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। इस राइट के तहत जो पर्सन है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके फंडामेंटल राइट्स हर्ट होते हैं, और आर्टिकल 32 जो है वो इन राइट्स को परमिशन देता है। जैसे हम मान लें कि भारत में जो जुडिशरी है उसका एक स्ट्रक्चर है, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद आते हैं आपके स्टेट हाई कोर्ट्स, उसके बाद आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। तो जनरली किसी भी पर्सन को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएगा, उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकता है और उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी ये चेन आपको फॉलो करनी पड़ती है। परंतु आर्टिकल 32 जो कि स्टैंड आउट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तौर पे। इस आर्टिकल के तहत अगर कोई भी इंसान है जिसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स हर्ट हुए हैं या चीजें प्रॉपर नहीं होती हैं, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकता है, उसको ये चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे दूसरा जो आर्टिकल है आर्टिकल 226, वो प्रोविजन देता है हाई कोर्ट का, यानी आर्टिकल 226 के तहत जो पर्सन है वो सीधा हाई कोर्ट मूव कर सकता है अगर उसे कोई भी दिक्कत होती है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार स्टेट टर्म को डिफाइन किया था? विकल्प है एरिस्टोटल ने, मैचियावेली ने, हॉब्स ने या फिर प्लेटो ने। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी मैचियावेली। स्पष्टीकरण, मैचियावेली को कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बार मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट बनाया था। जो टर्म था लो स्टेट, ये मैचियावेली की राइटिंग में कई बार देखने को मिलता है, हालांकि स्पेशली द प्रिंस में, जो कि एक्विजिशन और एप्लीकेशन दिखाता है पावर्स की एक कोअर्सिव सेंस के तौर पे। वहीं पे अगर हम बात करें भारतीय संविधान की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसका जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है स्टेट को।
कि स्टेट का या सरकार का असली मतलब क्या होगा। इस आर्टिकल के तहत निम्नलिखित 4 चीजों को हम सरकार मान सकते हैं। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इट्स अथॉरिटीज। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। तीसरा, लोकल गवर्नमेंट्स एंड इट्स अथॉरिटीज। थर्ड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एंड वो प्राइवेट फर्म्स जो कि सरकार के साथ काम कर रही हैं किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पहलू इन 4 चीजों में फिट बैठता है तो वो स्टेट होगा अंडर आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज हो, स्टेट गवर्नमेंट उसके अथॉरिटीज हो, लोकल गवर्नमेंट उसके अथॉरिटीज हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट सेक्टर फर्म हो जो कि गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी एग्रीमेंट या किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई है, तो वो भी स्टेट के तौर पे कार्यरत हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 20वें लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। विकल्प है जस्टिस केजी बालकृष्णन, जस्टिस डीके जैन, जस्टिस उषा मेहरा या जस्टिस जेएस वर्मा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, जस्टिस डीके जैन। स्पष्टीकरण, जस्टिस डीके जैन जो कि जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो चेयरमैन भी थे 20th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। 20th लॉ कमीशन जो है उसको गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ बनाया गया था 1 सितंबर 2012 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं होता। विकल्प है पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स को अलॉट करना। दूसरा, इलेक्शन की डेट को फिक्स कर देना। तीसरा, इलेक्शंस के दौरान फेयरनेस को इंश्योर करना। चौथा, जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उन्हें सिलेक्ट करना। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे उन्हें सिलेक्ट करना। स्पष्टीकरण, किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए सिलेक्ट करने का काम जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब यदि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसमें आर्टिकल 324 से लेके आते हैं आर्टिकल 329 तक। ठीक, इन सभी आर्टिकल्स को ये कवर करता है। दूसरी चीज ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टैब्लिश किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्शन कमीशन की, उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बारे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट अपने हिसाब से। 1988 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1988 में इसको
मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी 3 लोग। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस पे निकाला जाता है अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस में उनके खिलाफ सबूत साबित हो जाए या पार्लियामेंट जो है उनके रिमूवल के लिए वोट कर दे, तभी जो प्रेसिडेंट हैं वो निकाल सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को। बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं ऑन एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दे कि हाँ इन दोनों को निकालना है तो प्रेसिडेंट उन्हें निकाल सकते हैं। अब हम बात करें इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस किस किस देखता है। पहला पार्लियामेंट के इलेक्शंस देखता है, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस देखता है, तीसरा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस देखता है और चौथा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को देखता है। अगला प्रश्न है कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है, ये किस फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ है। विकल्प है इंडिविजुअलिज्म के साथ, आइडियलिज्म के साथ, मार्क्सिज्म के साथ या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, इंडिविजुअलिज्म। स्पष्टीकरण, ये जो कोट है कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है, ये इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के यानी कि AITUC के। विकल्प हैं CR दास, VV गिरी, लाला लाजपत राय या फिर सरोजनी नायडू। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, लाला लाजपत राय। स्पष्टीकरण, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 31 अक्टूबर 1920 को इसकी नींव रखी गई, उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय और इसको बनाया गया था बॉम्बे में। लाला लाजपत राय को ही हम एक और नाम से जानते हैं, शेर ए पंजाब। अगला प्रश्न है, अगर यहाँ पे कोई भी डेडलॉक होता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में ऑर्डिनरी बिल पे, तो उसको कैसे सुलझाया जाता है। विकल्प हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। स्पष्टीकरण, पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है वो करवा के किसी भी डेडलॉक को चेंज किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ऑर्डिनरी बिल पे। जैसा कि हमने देखा 4 स्टेजेस से ऑर्डिनरी बिल निकलता है, सॉरी 5 स्टेजेस से। सबसे पहला होती है जनरल रीडिंग, उसके बाद आती है
स्क्रूटनी बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज। थर्ड होता है वोटिंग एंड डिबेट। फिर आता है बेल इन अदर हाउस। और थर्ड में आता है प्रेसिडेंट कंसर्न। ठीक है। अगर बिल इन अदर हाउस यहाँ पे कोई भी डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है, बिल फेल हो जाए या फिर बिल की रिकंसिडरेशन के लिए बोल दिया जाए जो कि दूसरा हाउस नहीं मान रहा है, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट हैं वो फिर कॉल करते हैं किस चीज को? जॉइंट सिटिंग, जहां पे फिर से डिबेट और वोटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। अगला प्रश्न है, जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है भारत में वो कब एप्लीकेबल हुआ था? विकल्प है साल 1950 में, साल 1939 में, साल 1951 में, साल 1952 में। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है ए 1950। स्पष्टीकरण, सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1950 में लागू हुआ था। आर्टिकल्स 5 to 11 के तहत पार्ट सेकंड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि डिस्क्राइब करता है उन लोगों को जो कि भारतीय सिटीजन होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 में, तब से। और उसके बाद सिटीजनशिप का जो पूरा लॉ था वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया, जिसके तहत सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि जो नेशनल इमरजेंसी है भारत में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई जाती है ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिवॉल्ट। विकल्प है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368 के तहत। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए आर्टिकल 352 के तहत। स्पष्टीकरण, नेशनल इमरजेंसी जो है भारत में प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती है जब भी एक्सटर्नल एग्रीगेशन या आर्म्ड रिवॉल्ट हो, आर्टिकल 352 के तहत। तो देखिए इमरजेंसी के हमारे पास 3 मेन आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है 352, 356, 360। 352 के तहत लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी। 356 के तहत लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी। और 360 के तहत लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 के तहत लगाई गई नेशनल इमरजेंसी होती है आपकी 3 ही ग्राउंड्स पे। आर्म्ड रिवॉल्ट है, एक्सटर्नल प्रेशर है, या वॉर चल रहा है। स्टेट इमरजेंसी आपकी लगाई जाती है जब भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो या लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही खराब हो गया हो तब। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है
जब कंट्री बिल्कुल ही फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाए तब। इन तीन ही केसेस में इन इमरजेंसीज को लगाया जाता है। हालांकि यहाँ पे एक और एडिशनल है, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 जिसे हम कई बार प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, ये लगाया जाता है जब भी स्टेट सेंट्रल एडवाइस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाती। निम्नलिखित में से केवल एक ही नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रद्द होते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को छोड़ के ये दो राइट नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी रद्द नहीं हो सकते। बाकी स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल में जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के वो इफेक्ट नहीं होते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का? विकल्प है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नन, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पष्टीकरण, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन होता है गवर्नमेंट का। जो उसके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के, वो पब्लिकली सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को कैबिनेट में, भले ही वो प्राइवेटली एग्री ना। यानी मान लीजिए यदि 8 लोग हैं कैबिनेट में और 8 में से 6 लोग एग्री करते हैं, लेकिन बचे हुए 2 डिसएग्री करते हैं, तब भी वो डिसीजन को डिनाई नहीं कर सकते, वो उसको मानेंगे ही मानेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इस फैक्ट से होती है कि अगर कोई भी वोट नो कॉन्फिडेंस का पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगी कलेक्टिवली। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पास भी हो जाए तो पूरी कैबिनेट और पूरी काउंसिल को रिजाइन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं हेड, और जब हेड ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह सकती, इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे ठहराई जाती। अगला प्रश्न है, जो डायरेक्ट लेजिस्लेशन स्विट्जरलैंड में होता है उसका क्या कारण है? पहला नेचुरल ग्रोथ, दूसरा हैप हजार्ड ग्रोथ, तीसरा आर्टिफिशियल ग्रोथ, चौथा उक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, नेचुरल ग्रोथ। स्पष्टीकरण, स्विट्जरलैंड एक छोटा कंट्री है जो कि वेस्टर्न यूरोप के हार्ट में है, इंटरसेक्शन ऑफ जर्मन, फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज एंड कल्चर। स्विट्जरलैंड एक मल्टी कल्चरल स्टेट है अपने आप में ही सदियों से। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी रखी जाती है जो कि एक अनडिस्प्यूटेड ट्रेडिशन है इस कंट्री का। स्विट्जरलैंड का जो यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो आज भी दुनिया में सबसे स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम है और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफर करता है अपने सिटीजन्स को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट डिक्टेटरशिप का आइडिया दिया था? विकल्प है मॉयर ने, लोवल ने, मैरियट ने या लेस्की ने। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, म्यूर। स्पष्टीकरण, जॉन म्यूर एक स्कॉटिश अमेरिकन नेचुरलिस्ट है, ऑथर हैं और इसी के साथ साथ अर्ली एडवोकेटर थे
वाइल्डरनेस को प्रिजर्व करने में यूनाइटेड स्टेट्स में, और उन्होंने ही कैबिनेट डिक्टेटरशिप का आइडिया दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज में जजेस जो हैं वो फेडरल कोर्ट के लिए इलेक्ट किए जाते हैं फेडरल लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस द्वारा? विकल्प हैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा या फिर बोथ ए और बी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, बोथ ए एंड बी। स्पष्टीकरण, जर्मनी और स्विट्जरलैंड वो कंट्रीज हैं जहां पे जो फेडरल कोर्ट के जजेस होते हैं उनको फेडरल लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूएसए के, वो अपॉइंट्स करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को। विकल्प है सीनेट की कंसेंट के बाद या फिर एट हिज डिस्क्रिप्शन, अपने हिसाब से। तीसरा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कंसेंट के बाद या फिर उपरोक्त में से कोई भी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, विद सीनेट कंसेंट। स्पष्टीकरण, कोर्ट कंसिस्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को और बाकी 8 एसोसिएट जजेस को, जिन्हें की प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और सीनेट कंफर्म करते हैं। एक बार अपॉइंट होने के बाद जजेस जो हैं उनके पास अपनी जिंदगी भर का टेन्योर होता है, जब तक कि वो रिजाइन ना कर दें, रिटायर ना हो जाए या फिर सीनियर स्टेटस ना लें, और उनको सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हालांकि यूएसए में आज तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है? विकल्प है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, नागालैंड, दादर एंड नगर हवेली। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, नागालैंड। स्पष्टीकरण, नागालैंड एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और इसकी जो स्टेट कैपिटल है वो कोहिमा है। नागालैंड भारत का 16वां स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर थे? विकल्प हैं बी आर अम्बेडकर, जीवी मावलंकर, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस पी मुखर्जी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, जीवी मावलंकर। स्पष्टीकरण, जीवी मावलंकर सबसे पहले स्पीकर थे लोकसभा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूरल वोटिंग सिस्टम का उदाहरण? विकल्प है हर सिटीजन 3 वोट कास्ट कर सकता है। दूसरा, एलिजिबल वोटर्स एक से ज्यादा वोटर्स डाल सकते हैं कुछ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस के साथ में। तीसरा, सिर्फ हायर ऑफिशियल्स ही एक से ज्यादा वोट डाल सकते हैं। चौथा, कैंडिडेट्स अपने हिसाब से खुद के लिए एक से ज्यादा वोट डाल सकते हैं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है
डी, कैंडिडेट्स खुद के लिए एक से ज्यादा वोट डाल सकते हैं। स्पष्टीकरण, प्लूरल वोटिंग एक प्रैक्टिस है जहां पे एक पर्सन के पास एक से ज्यादा वोट डालने की परमिशन होती है एक ही इलेक्शन में। अगला प्रश्न है वोटिंग क्या है। विकल्प, एक यूनिट एरिया जो कंसिस्ट करता है एक यूनिट को एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो। दूसरा, एक प्रोसेस जिसमें वोटर्स अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करते हैं वो। तीसरा, एक प्रोसेस जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जाता है। चौथा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, एक प्रोसेस जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जाता है। स्पष्टीकरण, वोटिंग एक प्रोसेस है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने की। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किसके द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। विकल्प है कि इंट्रोडक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा सकता है। दूसरा, बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। चौथा, गवर्नर्स ऑफ स्टेट जो हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं। थर्ड, कि बिल का जो इंट्रोडक्शन है वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में हो सकता है पार्लियामेंट के। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, कि जो बिल है वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दिया जा सकता है। स्पष्टीकरण, जो प्रोसीजर आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, उसके अनुसार अमेंडमेंट को सिर्फ और सिर्फ किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय हैविंग द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के बाद ही किसी भी एक हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, भले ही वो राज्यसभा हो या वो लोकसभा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टाइप की डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं भारत में। विकल्प है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को या डिक्टेटरशिप को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, रिप्रेजेंटेटिव। स्पष्टीकरण, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें सभी एलिजिबल सिटीजन जो कि वोट दे सकते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, चुनते हैं ताकि वो उनके लिए लॉज बना सकें। ये एक एलिमेंट है दोनों का ही, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। हालांकि जो लोअर चैम्बर होता है जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम का और भारत का लोकसभा ऑफ इंडिया, वहीं पे डायरेक्ट इलेक्शंस किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। अगला प्रश्न है कि जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कौन थे। विकल्प है के एम मुंशी, डीपी कैतन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या टीटी कृष्णामाचार्य। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्पष्टीकरण, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने 26 नवंबर 1949 में। ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया 29 अगस्त 1947 को, और ये सबसे पहली कमेटी थी जब ड्राफ्ट जो था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का उसे प्रिपेयर करने का काम दिया गया था।
इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।